चाहे कब करे टेक ऑफ जेट मेरा प्राइवेट स्टोरियां डालने लग रही हो रखी है तू एक्साइटेड तेरे पे देखता है फेक नहीं। जब तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तब तुमने रजिस्टर पढ़ा होगा, जब तुमने कैपेसिटेंस पढ़ा होगा तब तुमने कैपेसिटर पढ़ा होगा, और यहाँ पढ़ने वाले हैं इंडक्टर, मतलब पहले पढ़ेंगे इंडक्टेंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि तुम्हें रेजिस्टेंस समझ में आता होगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कैपेसिटेंस समझ में आता होगा, लेकिन इंडक्टर बहुत देर में समझ में आता है बहुत लोगों को। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में तुम्हें इंडक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो देखनी ना पड़े। देखो, 3 कंपोनेंट ही इलेक्ट्रिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, R, L एंड C, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। जितनी ये सब डिवाइस बनती हैं इन्हीं सबसे मिलके बनती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिरकार हेडिंग डालो। देखो, इंडक्टर पढ़ेंगे, इंडक्टेंस पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे कि आखिरकार सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। देखो, ये सब टॉपिक रिलेटेड है कहाँ से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में खास प्रकार की तुमने बात पढ़ी होगी जिसका नाम था इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या पढ़ रखा था? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये कहानी हम बार बार नहीं बताएंगे कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। देखो, लेकिन एक चीज़ जान लेना कि जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं और कई बार उसे बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। जैसे मान लो एक कॉइल है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा ना, मतलब जब इसमें से जब तुम स्विच ऑन करोगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो एक कॉइल एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है जस्ट इसके अपोजिट में। अगर ये सब तुम्हें टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो पहली वाली वीडियो देख लेना, वहाँ काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो देखो, ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन किस चीज़ की? सेल्फ इंडक्शन की, कि आखिरकार सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सेल्फ इंडक्शन इज़ द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट। कि जब इसमें से मान लो बैटरी, इसमें जब करंट पास होगा तो एक कॉइल एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगी। इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस होना ही सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। ये टॉपिक बहुत कमाल की है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। देखो, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं समझ में आया तो बहुत परेशान करेगा, एसी सर्किट में तो और ज़्यादा परेशान कर देगा। देखो, अब देखो, चलो आगे की बात करते हैं। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मैंने कहा कि 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो बहुत ध्यान से समझना इस बात को। देखो, मान लो कि हमने इस प्रकार से ऐसी कॉइलिंग कर दी, इस तरह की सर्किट बनाया और यहाँ लगा दिया हमने क्या? स्विच। और ये रही बैटरी। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से अभी मान लो कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने इसको स्विच को ऑन किया वैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा मतलब करंट की वैल्यू, मतलब पहले मान लो इसमें से हमने मान लिया कि इसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले 0 एम्पियर था, 0 एम्पियर से 2 एम्पियर हुआ ना, करंट की वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई है? तो एक कॉइल क्या करेगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा। और उसकी वजह से देखो, एक याद रखना कि अगर ए डायरेक्शन, मतलब अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, 0 से 2 एम्पियर पे जा रही है ना, तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इस कॉइल को नहीं इंक्रीमेंट पसंद, तो क्या करेगी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप कर देगी। समझे कि नहीं समझे?
आखिरकार हम पूरा समझाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों बिहेवियर है, क्या ज़रूरत है और क्या कहानी है, लेकिन धीमे धीमे सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या किया इसने, इसको रोक दिया, मतलब ऐसे कर दिया। जब हम तुम्हें इंडक्टेंस और इंडक्टर समझाएंगे तब समझ आएगी, तो बस प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। अच्छा, तुमने देखा कि जब हम करंट मतलब हम जब स्विच ऑन कर रहे हैं तब इसका अपोज किया जा रहा है। क्या किया, अपोज किया जा रहा है। तुमने क्या किया कि तुमने इस स्विच को अब ऑफ कर दिया। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, सब कुछ वही है, कोयल माइल सब कुछ वही है। तुमने क्या किया कि तुमने इसको ऑफ़ किया। जैसे ही तुमने ऑफ़ किया तो मान लो इसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। 2 एम्पियर से 0 एम्पियर होगा, इसका मतलब करंट की वैल्यू घटेगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये इसमें क्या होगा, इसमें फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। देखो ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा जब करंट की वैल्यू चेंज होगी, और जब इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट, जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो मान लो डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन इस करंट के चेंज को रोकेगा। तो करंट यहाँ क्या हो रहा, घट रहा है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस करंट को सपोर्ट करेगा। तो अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। देखो पहले इसके करंट का अपोज किया जा रहा था, अब देखो इसी के करंट को सपोर्ट किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि जब हम करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तब जाके ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, फिर कह सकते हैं जब करंट चेंज कर रहे हैं तब हमें एक अलग से करंट मिल रहा है जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि जब इंडक्टेंस समझाएंगे तब तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा इंडक्टेंस का मतलब। देखो समझे को, देखो मान लो एक प्रकार का एक मतलब इंड्यूस्ड करंट, जैसे मान लो 2 एम्पियर है ना, जैसे जैसे घटेगा तो इसका अपोज करेगा स्टार्टिंग में, अभी पूरा समझ में आएगा। तो एक चीज़ हमने क्या देखी है, देखो हमने देखी है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, जो इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात, देखो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा। इसकी बात क्यों आई, क्योंकि देखो जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो सब कुछ पूरा कहानी आ जाएगी। तो एक पता है कि जब करंट फ्लो होता है तो हमें क्या देखने को मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। तो देखो मतलब बेसिकली देखो ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या है, बेसिकली सोलोनॉइड ही तो है। समझे कि नहीं समझे? जब कॉइलिंग को इस तरीके से हम रोल कर देते हैं तो सोलोनॉइड कहलाने लगती है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इसके है। मतलब जितना ज़्यादा तुम करंट की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें इस कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू देखने को मिलेगी। अब एक चीज़ तुम और जानते हो कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, जब भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है, और यहाँ इस कांस्टेंट का नाम रखा L, और इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास फ्लक्स इक्वल टू Li। समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब जैसे देखो सुनो, देखो कहानी बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसी है, कैपेसिटेंस जैसी है कि जैसे B इज, देखो कहानी है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो B इक्वल टू RI हो जाता है। Q इज डायरेक्ट B, तो एक CB आ जाता है। इसी तरीके से एक यहाँ कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, इस कांस्टेंट का नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। नाम याद रखना, इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। और कहीं कहीं इसी को तुम्हें सुनने को मिलेगा, इसका नाम है इंडक्टेंस, मतलब सीधा सिंपल सा इंडक्टेंस। पूरी कहानी इसी के ऊपर है, और इसको बेसिकली हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। क्या है? कोफिशिएंट। क्योंकि अगर तुम्हें इंडक्टेंस समझ में आ गई कहानी तो बाकी तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में।
और इंडक्टेंस यहीं समझ लेना, नहीं तो एसी करंट में बहुत परेशान करेगा। तो एल बेसिकली क्या, हम अगर कहें तो एल को बेसिकली तुम इंडक्टेंस की तरह याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। तो देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि फ्लक्स, जो कॉइल में से फ्लक्स हो रहा है, इज इक्वल टू एल आई। एक चीज़ और जानते हैं हम कि अगर फ्लक्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो तो उसे क्या मिलता है, ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। तो हमने देखा क्या, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल आई अपॉन डी टी। अब एक चीज़ जानते हैं, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है। बेसिकली किस चीज़ की वैल्यू चेंज होती है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही ना, करंट की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमें ईएमएफ मिल रहा है ना, तो हम इसको लिख लेंगे क्या, एल डी आई अपॉन डी टी। और वैसे जानते हैं यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो देखो यहाँ तक जो बात समझाई, अगर समझ में आ गई हो तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार रिवाइज कर लो। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। देखो हम सबके बारे में जानते हैं, बस हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट है वो है इंडक्टेंस, क्योंकि इसी चीज़ के बारे में हम लोग परिचित नहीं हैं। वो सब कहानी नहीं बताऊंगा कि आखिरकार की इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1, जब करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 1 है, वो तुम्हें किसी भी बुक में मिल जाएगा। लेकिन जो मैं यहाँ रियल कहानी है वो मैं समझाऊंगा अगर किस तरीके से वर्क हो रहा है। देखो, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट देख लेते हैं कि आखिरकार इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो कहोगे एल इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इसकी यूनिट रखोगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट एम्पियर, और इसकी यूनिट सेकंड। ऐसा यूनिट में ले रहा है ना सब कुछ, तो इसकी यूनिट बन जाएगी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। समझे कि नहीं समझे? और इसी को कहते हैं, वैसे इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, उसको बोलते हैं हेनरी। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि वोल्टेज करंट टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हेनरी, और कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से, जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग इस सिंबल से यूनिट बताते हैं, उसी तरीके से हेनरी को हम एस से डिनोट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है, हेनरी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी इंडक्टर की वैल्यू मतलब 1 हेनरी कब होगा, तुम कहो 1 हेनरी तब होगा जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो 1 वोल्ट और करंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू भी 1 हो, तब होता है 1 हेनरी। तो क्या लिख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज सेट अप इन इट व्हेन द करंट इन चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब किसी कॉइल में 1 वोल्ट का ईएमएफ सेटअप हो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 1 हो। देखो घबराओ नहीं, इंडक्टेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल फील करने वाला। अभी तो वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं जो स्कूल में कराई जाती है। देखो, अब कभी कभी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका डायमेंशन ही पूछ लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, डायमेंशन निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायमेंशन निकालेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। तो एल इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन आई। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए, और कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो हमने देखा बी ए अपॉन आई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या?
अब यहाँ एक दिक्कत आती है, वो आती है हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने में। तो मैं कहूँगा तुम कुछ नहीं, एक फॉर्मूला जो होता है F=Q BB sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन QB sin थीटा। तो हम रखेंगे L इज इक्वल टू F/QB sin थीटा और AI। अब इसकी हेल्प से तुम डायमेंशन निकाल सकते हो। इसका डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, इसका L²। चार्ज को कूलम जो होता है उसको लिखेंगे एम्पियर के फॉर्म में, और ये रही वेलोसिटी, और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, और ये रहा टाइम। तो देखो इसका मान लो कूलम रख दो, वेलोसिटी का होता है L-1, साइन थीटा कुछ नहीं, और इसका है क्या, इसका है I एम्पियर। देखो एक L से L गया, C उसका होता है एम्पियर। तो हमने देखा MT-2 L² अपॉन एम्पियर इंटू एम्पियर। तो अगर मैं तुमसे कहूँगा कि इसका डायमेंशन होता है इंडक्टेंस का, वो डायमेंशन होता है ML² T-2 A-2, ये रहा डायमेंशन। अगर डायमेंशन निकालने में कोई समस्या आती हो, कोई दिक्कत आती हो, तो एक बार 11th क्लास का डायमेंशन फार्मूला वाला चैप्टर देख लेना, वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। आखिरकार बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अभी तक फील नहीं आया होगा आखिरकार कहाँ तक कहानी चल रही है, क्या कहानी है, क्या इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस, तो फिर भी समझ में आता है कि आखिरकार जो करंट का अपोज करो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इतना समझ में आता है कि नहीं? लेकिन अभी भी इंडक्टेंस के बारे में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, इतनी तुम देर तक वीडियो देख रहे हो। मुझे पता है, घबराओ नहीं, मुझे पता है कहाँ कहाँ दिक्कत है, कि सब कुछ क्लियर कर देंगे यहाँ। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देते हैं कि जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली एक प्रकार का कांस्टेंट है। तो ना वो ही फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना ही उस कॉइल में कितना करंट फ्लो उस पर डिपेंड करता है। जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड करती है मटेरियल पे, मतलब जो तुम इंडक्टर लगाए उस पर, और आखिरकार उसका क्या मीडियम है। मतलब ये कह सकते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करती है। सीधा सिंपल सा आंसर ये रहा है। देखो बहुत ही कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडक्टेंस और इंडक्टर। अगर ये वाला तुम्हें टॉपिक ज़रा भी समझ में नहीं है तो बार बार रिवाइज करके देखना, क्योंकि अगर ये टॉपिक मिस हुआ तो बहुत परेशान हो जाओगे। AC वाला चैप्टर तुम्हें परेशान कर देगा पूरा। तो मैं से तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना। हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इंडक्टर के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल 3 ही कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, R, L एंड C, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो रेजिस्टेंस, रजिस्टर और तुम कैपेसिटर के बारे में जानते हो। अब एक मेन कंपोनेंट आता है जिसका नाम है इंडक्टर। लेकिन ऐसा होता है कि 12th पास भी कर लेते हैं बच्चे, फिर भी इंडक्टर की फील नहीं आती, इंडक्टेंस का मतलब समझ में नहीं आता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास रजिस्टर है, तो रजिस्टर एक प्रकार की डिवाइस होती है जो करंट का अपोज करती है। समझे कि नहीं समझे? बहुत ध्यान से सुनना, करंट का अपोज करना। और रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलता है। कि अगर मान लो कि इसमें से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं 10 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? इस पॉइंट पे होगा 8 वोल्ट। एक चीज़ हमें जानते हैं। इसी तरीके से एक इंडक्टर नाम की भी एक डिवाइस होती है। तो आखिरकार समझते इंडक्टर क्या है। इंडक्टर इज अ डिवाइस विच ट्राई टू प्रिवेंट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट फ्रॉम चेंजिंग। देखो
इस बात को बहुत ध्यान सुनना कि इंडक्टर एक प्रकार की डिवाइस है जो करंट के चेंज को अपोज करती है। जब करंट चेंज होगा तब अपोजिशन होगा, अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो कोई अपोजिशन नहीं है, याद रखना। जबकि रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस वो डिवाइस हो जो करंट का अपोज करती है। देखो मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, और कई बार देखो इंडक्टर इतना आसान है इसकी हद नहीं है, क्योंकि इंडक्टर तुम घर पे ही बना सकते हो। आखिरकार कहोगे इंडक्टर तो अजीब बात कर रहे हो, कैसे बना लेंगे? तो हम कहेंगे कि आखिरकार तुमने सोलोनाइड और टोराइड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तुम कहोगे यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, हम कहेंगे रुक जा बेटा, अरे बेटा इस तरीके से कॉइलिंग करी होगी कि नहीं करी होगी कभी? तुम कहोगे अरे भैया प्रैक्टिकल थोड़ी बता रहे हो, कुछ ऐसा बताओ कि और समझ में आए। तो मैं कहूँगा देखो ये अपने पास है वायर, देखो वायर है, इसको इस तरीके से क्या कर दो, रोटेट कर दो, इसके ऊपर क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो ये क्या बन गया है, ये इंडक्टर बन गया। लो मतलब तुम्हारे पास ये वायर था ना, अब इसी को इंडक्टर बोलना स्टार्ट कर देंगे। अब बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो अब तो देखो तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो यही इंडक्टर है, समझे कि नहीं समझे? देखो ये सोलोनाइड है तुम्हारा, तो इसी को इंडक्टर बोलते हैं। वैसे जब तुम हायर क्लासेस पढ़ोगे, बीटेक में पढ़ोगे, तो तुम्हें मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि देखो ऐसा ही नहीं कि सोलोनाइड को ही इंडक्टर बोलते हैं। या फिर ये सोच लो कि जिस कंडक्टर के पास इंडक्टेंस है उसे हम इंडक्टर बोलेंगे। कि जिस तरीके से देखो रेजिस्टेंस सिर्फ यही थोड़ी होता है कि रजिस्टर, यही थोड़ी होता है कि जो कलर कोडिंग वाले रहते हैं, जो करंट का अपोज करता है उसे रजिस्टर बोलते हैं, उसके अंदर जिसके अंदर रेजिस्टेंस है वो रजिस्टर है। इसी तरीके से जिसके पास इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है वो इंडक्टर है। बस सिंपल सा आसान। अब बात करना शुरू करते हैं इंडक्टेंस के ऊपर, जिसने सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा है, जिसका नाम है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस वही एल है जो बेसिकली कई प्रकार के इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो मैं कहूँगा कि अभी सिर्फ तुम इंडक्टेंस के ऊपर गौर करना, क्योंकि जो सेल्फ इंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कंपैरिजन टू सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन। वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूँगा कि सिर्फ अभी तुम्हें इंडक्टेंस का मतलब समझना है। तो मैं क्या कहूँगा कि सबसे पहले एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो इंडक्टेंस की। तो ये रही अपनी सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। देखो समझो अब आखिरकार इंडक्टेंस क्या है। इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो बेसिकली इंडक्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के चेंज का अपोज करती है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट का अपोज करती है, जबकि इंडक्टेंस करंट के चेंज का अपोज किया जाता है। मुझे पता अभी बहुत कुछ फील नहीं हुआ होगा, सुन लो। अब देखो मान लो कि ये एक मीटर लगा है, मान लो एक एमीमीटर लगा जो करंट की वैल्यू मेज़र करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि मान लो अभी मानना है कि ये ना कहना कि रेजिस्टेंस है नहीं तो कहाँ से इसमें करंट आ रहा फलाना ढकाना, नहीं। मान लो बैटरी है, हमें मान के चलते हैं कि इसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। मान लिया 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये मीटर मान लो ये स्विच है, क्या स्विच है, तो मान लो स्विच ऑफ है, तो इस मीटर ने करंट की वैल्यू मेज़र करी 0 एम्पियर। अच्छी बात है, जब करंट फ्लो हुई है तो 0 एम्पियर है। जैसे ही हमने क्या कर दिया है, स्विच ऑन कर दिया है, तो इसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो तब जाके इसने करंट की वैल्यू मेज़र करी 2 एम्पियर। कन्फर्म? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमने क्या किया कि स्विच अभी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इस स्विच को किया हमने ऑफ। जैसे ही हमने इसको ऑफ किया तो इसकी करंट की वैल्यू हो गई क्या, 0 एम्पियर। आसान सी बात, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब कहानी आती है इंडक्टर की। मान लो हमने लगाया इंडक्टर, एमीमीटर,
बैटरी। सारी कहानी वही है, बस इसमें हमने इंडक्टर लगा दिया है। मान लो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो अभी और इसके अंदर वही 2 एम्पियर वाली बात है, समझ में आ जाएगी देखो। या फिर सोच सकते हैं कि हमने सोलोनाइड लगाया है, मतलब इसके अंदर इंडक्टेंस है, इतना समझो। तो अभी इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी स्विच ऑफ है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, 0 एम्पियर है। अच्छी बात है, समझे कि नहीं समझे। जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया तो तुरंत इसके अंदर 2 एम्पियर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, 2 एम्पियर से तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। हम मान के चलते हैं, देखो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लगा है इंडक्टर। जैसे ही यहाँ करंट आएगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट का अपोज कर देगा बराबरी से। क्या करेगा, इसका कर देगा अपोज। अब तुम कहोगे कि इस इंडक्टर के पास करंट कहाँ से आया है। हम कहेंगे कि देखो बेटा, हम कहेंगे इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो कि जैसे इसमें से करंट, देखो अभी मान लो 0 एम्पियर था और तुम्हें पता है 0 एम्पियर से 2 एम्पियर होने वाला है, मतलब करंट की वैल्यू चेंज होगी। 0 से 2 एम्पियर आ रहा है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही, करंट की वैल्यू चेंज होगी, ये हो जाएगा एक्टिवेट। तो ये क्या करने, अपोज करना स्टार्ट कर देगा। और जब तुम जानते हो करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट होता है। तो ये वही है कि इसने अपोज किया किसकी हेल्प से, इंड्यूस्ड करंट की हेल्प से। तो ये इंड्यूस्ड करंट है। अगर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज होना चाहता है तो इंड्यूस्ड करंट इसी का अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। समझे कि नहीं समझे। हम मान के चलते हैं कि 0 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर तक आने में से लगता है 20 सेकेंड। जस्ट मान लिया ताकि समझ में आए, तो बहुत जल्दी हो जाता है, जस्ट समझाने के लिए। तो इसका मतलब है कि 0, इसका जब मान ले 1 एम्पियर हो, मतलब मान लो हुआ 1 सेकेंड, मान के चलते हैं 1 सेकेंड हुआ, तो यहाँ पता है कितना करंट मेज़र करेगा। जैसे मान लेते हैं इसने किया 0.2 एम्पियर, कितना किया 0.2 एम्पियर। या फिर जस्ट मान लेते हैं कि इसने 1 एम्पियर किया। जब मान लेते हैं कि अब 1 सेकेंड हुआ, जब मान लेते हैं कि इसका हुआ 5 सेकेंड, तो इसे पता क्या करेगा मेज़र, ये मान लो करेगा 0.5 एम्पियर करंट मेज़र। जब मान लेते हैं इसका हुआ 15, तो मान लेते हैं इसको, मान लेते इसने किया 1.5 एम्पियर। और जब मान लो हुआ 20 सेकेंड, तब जाके ये मेज़र करेगा 2 एम्पियर। तो हमने क्या देखा, देखो इसको इस ग्राफ की हेल्प से समझना कि जब इंडक्टर नहीं था, इंडक्टर नहीं था, ये टाइम है, ये करंट है, ये करंट है, और मैक्सिमम वैल्यू है 2 एम्पियर। जब इसके अंदर इंडक्टर नहीं था तो करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ गई, ऐसे हुई, फिर कांस्टेंट हो गई। जब इसके अंदर इंडक्टर आ गया तो करंट की वैल्यू कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुई, एकदम से नहीं हुई, 2 एम्पियर आई टाइम। मान लो कि यहाँ है 0 सेकेंड, तो यहाँ जाके है 20 सेकेंड। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे धीमे धीमे इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। आई बात समझ में कि नहीं आई है। इसको ये है इंडक्टर का काम। तो इसने क्या किया, इसका जैसे ही करंट चेंज हो रहा था इसने इसका अपोज कर दिया। तो मतलब अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर करंट को डिक्रीज करेगा। अब जस्ट कहानी उल्टी कर देते हैं, उल्टी कर दी हमने। तो अब हमने क्या किया, हमने ये स्विच कर दिया ऑफ। जैसे ही हम करेंगे स्विच ऑफ तो बेसिकली ये 2 एम्पियर से 0 एम्पियर आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। अगर इसके अंदर इंडक्टर नहीं लगा तो तुरंत हो जाएगा, अगर इसके अंदर इंडक्टर नहीं लगा तो करंट की वैल्यू तुरंत 0 हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे। लेकिन इसके अंदर लगा है इंडक्टर, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट हो रहा है डिक्रीज। तो क्या करेगा,
ये इंडक्टर फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, क्योंकि ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होता है जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो, और फ्लक्स की वैल्यू तब चेंज हो रही है जब करंट चेंज हो रहा है। तो अब इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन होगा इसी के सपोर्ट में। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही थी सर्किट की, तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब क्या करना स्टार्ट कर देगा, इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, मान लो यहाँ तक कांस्टेंट गया, फिर जाके इसका ग्राफ इस तरीके से घटा। देखो इसका मतलब ये है कि इसे 2 एम्पियर से लेके 0 एम्पियर आने में कितना टाइम लगता है, 20 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 सेकेंड हुआ होगा तो इसमें करंट की वैल्यू 1.9 एम्पियर मेज़र कर रहा होगा ये मीटर। जब ये मान लो 5 एम्पियर होगा तो ये 1.5 एम्पियर मेज़र करेगा। और ऐसे मान लो जब ये 1 सेकेंड और जब ये मान लो 20 सेकेंड हुआ होगा तब जाके इसके अंदर 0 एम्पियर हुई होगी करंट। तो इसलिए इसका ग्राफ तुम्हें देखने को मिलता है इस तरीके से। मान लो यहाँ तक कांस्टेंट करंट आया, फिर इस तरीके से डिक्रीज़ होगा। एकदम से डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ बना के आएगा डिक्रीज़ होने पे। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इंडक्टेंस का थोड़ा और आप बताइए डिटेल में। अभी भी थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा है। हम बताएंगे कि कोई कहेगा भैया अगर इंडक्टर की वैल्यू अगर ज़्यादा है कम है तो उसका मतलब क्या है, हम बताएंगे, घबराओ नहीं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 2 इंडक्टर हैं, एक इंडक्टर ये रहा और इसके अंदर भी हमने क्या लगा दिया, एमीमीटर, और यहाँ लगा दी वही बैटरी, अपन को मतलब नहीं है। और मान लो एक दूसरा इंडक्टर है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेटअप सेम है, बस इसका इंडक्टेंस हमने मान लिया है कितना है, 10 हेनरी, और इसका इंडक्टेंस हमने मान लिया है 2 हेनरी। सब कुछ वही सेम है। देखो अब देखो, मान लो कि इसके अंदर 2 एम्पियर करंट हो रही फ्लो और इसके अंदर भी 2 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रही है। मान लो इसने कहा 0 से 2 एम्पियर जाना चाहता है और इसमें भी 0 से 2 एम्पियर ही जाना चाहता है। तो एक चीज़ याद रखना कि 0 से लेके 2 एम्पियर तक जाने में इस वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा, मच टाइम, इन कंपैरिजन टू दिस। इसका मतलब ये है कि जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है उसको अपना मैक्सिमम करंट गेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू कम है उसे कम टाइम लगेगा। अब जस्ट प्रोसेस उल्टा करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, हम स्विच ऑफ करते हैं, मतलब 2 एम्पियर से 0 एम्पियर आना है, तो जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लो इसे 2 एम्पियर से 0 एम्पियर आने में 8 सेकंड लगा, मान लेते हैं जस्ट। तो इसको 2 एम्पियर से 0 एम्पियर आने में 8 सेकंड से कम टाइम लगेगा। जैसे मान लो इसको टाइम लगा 2 सेकंड। इसी तरीके से इसका अपोजिट है, अगर मान लो इसे 0 से 2 एम्पियर जाना है तो इसे लगेगा 8 सेकंड और जबकि इसे लगेगा 2 सेकंड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। तो आखिरकार तुम इसे समझोगे तो एक बात समझ में आ रही कि नहीं कि जो इंडक्टेंस है एक प्रकार का इनर्शिया नहीं लग रहा करंट के लिए, कि अगर करंट स्पीड पकड़ना, मतलब रेस्ट से स्पीड में आ रहा है, रेस्ट से मोशन में आ रहा है तब भी इसका अपोज किया जा रहा है, और जब अगर मोशन से रेस्ट पे आ रहा है तब भी इसका अपोज किया जा रहा है। यही काम तो इनर्शिया का है कि इनर्शिया किसी मास को ना रेस्ट से मोशन में जाने देना चाहता है, ना मोशन से रेस्ट में आने की कोशिश करने देता है। इसी तरीके से इंडक्टेंस है कि इंडक्टेंस को भैया चेंजेस पसंद नहीं है। क्या? इंडक्टेंस को चेंजेस पसंद नहीं है। चेंज आया अपोज करेगा, बिल्कुल इंसान जैसा है। बस एक जगह खुश रहने दो, कोई चेंज ना करो, बदलाव नहीं लाओ ज़िंदगी में। जैसी ज़िंदगी चल रही वैसी चलने दो। तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि बात टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया है। तो इस बात से हमने क्या जाना है? हमने जाना है कि अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको चेंजेस आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, करंट को चेंज आने में। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू कम है तो उसे कम टाइम लगेगा।
तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी बड़े अच्छे तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लूप है, इसमें ऐसे मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो अगर मैं पूछूँगा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मान लो बी की वैल्यू है, तुम कहोगे बी इंटू एरिया। अच्छी बात है, मतलब इसका एरिया। अगर मैं कह दूं कि तुम्हारे पास एक लूप था, अब मान के चलते हैं इसके अंदर हो गए 3 लूप, मान लो इस तरीके से हो गए हैं 1 2 और 3। तो अब मैं बोलूँगा ऐसे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही हैं, तुम बोलोगे फ्लक्स इक्वल टू बी ए, मतलब एक में से और इंटू 3 गुना। तो आखिरकार फ्लक्स इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लूप में से कितनी पास हो रही हैं, उसका एरिया कितना है एंड नंबर ऑफ टर्न्स। कन्फर्म? बस अब हम जानते हैं किसके ऊपर, सोलेनॉइड। देखो ए मान के चलते हैं सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है। अब तुम जानते हो कि इसमें से अगर करंट पास होता है, मतलब अगर करंट की वैल्यू, मतलब करंट पास होता है, तो ये सोलेनॉइड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। तो आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, बी। हमें मान के चलते हैं कि सोलेनॉइड लॉन्ग है, काफ़ी लंबा है, मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड है, और इसकी लेंथ एल है और इसका रेडियस आर है, और देखते हैं कि आर इज़ मच स्मॉलर देन एल, मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड है, मतलब इस तरीके सोलेनॉइड है, और ये मतलब रेडियस कम है, लंबाई ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट एन और आई मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात है, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये होता है। समझे कि नहीं समझे? तो एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? अब समझे। देखो, तो इसका मतलब ये है कि सोलेनॉइड ने इतनी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू डेवलप करी है, इतनी मैग्नेटिक वैल्यू डेवलप करी है। कन्फर्म? तो अगर मान के चलते हैं कि इसके बगल में यहाँ एक लूप रखा है, ये मान लो यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई, तो अगर मैं बोलूँगी बताओ इसमें से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, उसका क्या एरिया है। तुम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू एन आई इंटू ए। कन्फर्म? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई है? आखिरकार सोलेनॉइड कैसा होता है, सिलेंडर टाइप में, सर्कल टाइप का होता है, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो म्यू एन आई पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो आगे बात करने वाले वो बात अलग है। अब ये मान के चलते हैं कि एक लूप में से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो नहीं रही हैं, इसमें मान लो अगर 5 लूप हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन आई इंटू 5। अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न है, क्या है, n नंबर ऑफ टर्न, तो बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन आई ए इंटू एन नंबर ऑफ टर्न। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न इस इक्वल टू होता है n इंटू एल। तो इसी की जगह हम ये चेंज कर देंगे। कुछ बच्चों के ये बॉल बाउंस मार गई होगी सिर के ऊपर से, तो उनके लिए एक सजेशन है कि वीडियो रिवाइज करके देख लेना, एन आई एन एल। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आई है, म्यू एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। अब एक चीज़ और बता दें कि मान लो ये सोलेनॉइड है इस तरीके सिलेंडर, और इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, और इसका एरिया ए है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है ए इंटू एल, क्योंकि कई बार तुम्हें इसका वॉल्यूम भी इस तरीके से निकाल सकते हो,
ये जान गए तुम, मतलब फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई है। एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू होता है एल इंडक्टेंस इनटू आई। आखिरकार सोलोनाइड मतलब एक कॉइल है तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसी जिसे एल को तुम अभी इंडक्टेंस बोल रहे थे, इसको हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बोलो या सेल्फ इंडक्टेंस बोलो, एक ही मतलब होता है। तो हमने देखा कि म्यू एन स्क्वायर आई ए इंटू एल, कोई क्वांटिटी भूल तो नहीं गया मैं, इक्वल टू एल आई। आई से आई कैंसिल कर देंगे हम, तो हमने क्या किया, आई से आई कैंसिल कर दिया। तो इंडक्टेंस इज इक्वल टू आता है म्यू एन स्क्वायर ए इंटू एल। ए एल लेंथ ऑफ सोलोनाइड है, मतलब सोलोनाइड कितनी लंबी है। तो मुझे उम्मीद है कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई है। और अगर तुम एन की वैल्यू रखोगे एन अपॉन एल, तो यही बन जाएगा एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए इंटू एल, इससे गया कैंसिल। तो फॉर्मूला बना म्यू नंबर ऑफ टर्न्स ए इंटू एल। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंडक्टेंस ऑफ सोलोनाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। तो बेसिकली मैं बता दूं कि जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो ना फ्लक्स पे डिपेंड करती है ना करंट पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सोलोनाइड पे और मीडियम पे। तो अब देखते हैं ये क्या होता है। ये होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन होता है नंबर ऑफ टर्न, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलोनाइड और एल होता है लेंथ ऑफ सोलोनाइड। तो आखिरकार हम देखते हैं। तो देखो अब कहानी आगे की सुनो। हमने क्या जानना है, ए होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो मीडियम पे डिपेंड करती है, मतलब जो सोलोनाइड होता है ना इसके अंदर के मीडियम। कभी कभार क्या होता है कि इसके अंदर हम कुछ कोर डाल देते हैं, मैग्नेटिक कोर। किस लिए डाल देते हैं, ताकि इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखो जैसे हमने इसके अंदर डाल दिया सॉफ्ट आयरन, और सॉफ्ट आयरन की हम मान के चलते हैं कि रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू होती है म्यू आर, ऐसे मान लेते हैं। तो अब इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। तो बेसिकली इंडक्टेंस की वैल्यू म्यू आर टाइम्स बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई है, यही उसका फ़ायदा है कोड डालने का। तो हमने क्या देखा कि इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ टर्न पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और मीडियम मतलब परमिबिलिटी ऑफ कोर पे, मतलब कि आखिरकार इसके अंदर तुम कौन सा मीडियम डाल रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो कमेंट्स में लिख के बताना। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। किस बात के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, कि म्यूचुअल इंडक्शन हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एक अलग सा एक टाइम टेबल सा रहता है कि आखिरकार इतना ही बच्चों को पढ़ाने में बोर हो जाएंगे फलाना ढिकाना। तो मेरा मानना है कि अगर 50 मिनट से ना कोई तुम वीडियो देखोगे उतना समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे और म्यूचुअल इंडक्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जाते जाते तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं कि देखो बहुत ध्यान से सुनना, कि आखिरकार अगर तुम्हें देखना हो कि नेचर में सेल्फ इंडक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल वो है स्पार्किंग का। क्या है स्पार्किंग का, स्पार्किंग बताता हूँ किस तरीके से होती है। मैंने क्या कहा कि जिस कंडक्टर के पास इंडक्टेंस है या फिर जो भी करंट के चेंज का अपोज करता है, समझ लो उसके पास इंडक्टेंस है। वो लगभग हर कंडक्टर के पास इंडक्टेंस होता है। इंजीनियरिंग में तुम इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे, तुम्हारे जितने मिसकॉन्सेप्शन होते हैं ना यहाँ सब बदल जाएंगे। तो जैसे देखो मान लो कोई सर्किट है, तो हमने क्या किया, इस सर्किट को जैसे ही हम क्या करेंगे ऑफ करेंगे, जैसे ही मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जा रहा है 1 एम्पियर, जैसे ही हमने सर्किट को ऑफ किया तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा इसी के डायरेक्शन में। और 1 एम्पियर पहले से जा रहा हो, इसने भी कुछ इंड्यूस्ड करंट डेवलप कर दिया तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हमें स्पार्किंग देखने को मिलेगी।
तो आई बात समझ में कि आखिरकार स्पार्किंग किस तरीके से होती है और इंडक्टेंस किस तरीके से हेल्पफुल, मतलब इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फेनोमेना नेचर में देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे ही देखो करंट हाई से जीरो पे जाने की कोशिश करेगा तो वैसे ही ये इस डायरेक्शन चेंज करके इसको और सपोर्ट कर देगा, मतलब ये करंट की वैल्यू घटने नहीं देगा, करंट और बढ़ा देगा। कुछ ही सेकंड के लिए होता है, इसलिए कुछ ही सेकंड के लिए स्पार्किंग होती है।